हेलो एवरीवन। आज है 29 जुलाई और द हिंदू की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र, महाराष्ट्र सुरक्षा विधेयक 2024, एआई उचित उपयोग नीतियाँ। आज की जो पहली न्यूज़ रहेगी वो होगी इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लम क्लस्टर्स इन फ्लड प्रोन एरिया। भारत में जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं उनमें जो झुग्गी बस्तियां हैं उनकी सटीक संख्या के बारे में जो है अभी तक कोई भी व्यापक आधिकारिक आंकड़ा जो है आसानी से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह जो डाटा है विभिन्न राज्य या फिर जो शहर हैं उनमें अलग अलग तरीके से जो है संकलित किया जाता है, यानी कि इकट्ठा किया जाता है। हालांकि भारत में जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है उनमें जो झुग्गी बस्तियां हैं उनकी मौजूदगी जो है एक गंभीर समस्या के रूप में है, जिसे विशेष रूप से शहरी जो क्षेत्र हैं जहां पर नदियां हुई, नाले हैं और जो निचले इलाके हैं उनके किनारे जो अनौपचारिक बस्तियां हैं वो विकसित हो जाती हैं। और जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं और जो झुग्गियां हैं, भारत में 329 मिलियन जो हेक्टेयर है उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ प्रवण हैं। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से जो शहरी केंद्र हैं जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और जो दिल्ली हैं उनमें नदियां हैं और जो नाले हैं उनके किनारे पर झुग्गी बस्तियां जो हैं आम हो गई हैं। उदाहरण के लिए मुंबई में जो धारावी जैसी झुग्गियां हैं निचले इलाकों में स्थित हैं, जो कि मानसून के दौरान बाढ़ का जो शिकार हैं वह बनती हैं। और जो शहरीकरण और जो जोखिम है इससे जो तीव्र शहरीकरण और गरीब के कारण लोग जो हैं बाढ़ प्रवण का जो क्षेत्र है, जो एरिया है उसमें बसने वाले को जो है मजबूर होते हैं, क्योंकि ये स्थान जो है सस्ते होते हैं और उनके लिए जो है सुलभ होते हैं, उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण है उसके अनुसार जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं उनमें अनियोजित निर्माण को रोकने की सलाह जो है वो दी जाती है, लेकिन जो आर्थिक और सामाजिक मजबूरियां हैं उनके कारण जो झुग्गी बस्तियां हैं इन क्षेत्रों में और भी बढ़ती हैं। अगर प्रभावित क्षेत्रों को देखें तो जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जो असम है, इन जैसे राज्यों में बाढ़ की आवृत्ति जो है वो अधिक दिखाई देती है। इन राज्यों के जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जो हैं उनमें झुग्गी बस्तियां जो हैं नदियां हुई या फिर जो निचले इलाके हैं उनके पास पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उनके किनारे पर बसी हुई बस्तियां हर साल जो है बाढ़ से प्रभावित होती हैं। जो आंकड़े हैं उनमें कमी भी है, सटीक संख्या का अभाव है। अभी तक यह जो है सटीक नहीं पता लगाया गया है कि जो आंकड़े हैं वह कितने हैं, जो झुग्गी बस्तियां हैं उनकी संख्या कितनी है। जो अनुमान है उसके आधार पर ही कहा जा सकता है कि लाखों लोग जो हैं ऐसी झुग्गियों में रहते हैं। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत में लगभग जो है 6.5 करोड़ लोग झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जिनमें से एक जो है इम्पोर्टेंट हिस्सा बाढ़ प्रवण का जो क्षेत्र है उनमें से हो सकता है। हालांकि जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं उनमें झुग्गियों की जो विशिष्ट गणना है उसके लिए नवीनतम जो सर्वेक्षण है उसकी आवश्यकता है। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, व्हाट इज़ द महाराष्ट्र न्यूज़ सिक्योरिटी बिल। जो महाराष्ट्र का न्यू सिक्योरिटी बिल है उसको लेकर आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ है वो रहने वाली है। और ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? महाराष्ट्र का जो नया सुरक्षा विधेयक है जिसे महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2024 के नाम से जो है जाना जाता है, महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसके द्वारा 10 जुलाई 2025 को पारित किया गया एक कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें नक्सलवाद और जो माओवादी गतिविधियां हैं उनको जो है रोकना है। विशेष रूप से जो ये संगठन हैं और जो व्यक्ति हैं उन पर जो है जो सार्वजनिक व्यवस्था है
उसको बाधित करते हैं, या जो राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हैं उन्हें भी जो है उनमें शामिल होते हैं। अगर इनके प्रमुख प्रावधानों को देखें, जैसे कि गैर कानूनी संगठन पर कार्रवाई, सरकार को किसी संगठन को गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार है यदि वह सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करता है, तो हिंसा भड़काता है, कानून की अवज्ञा को बढ़ावा देता है, या फिर जो संचार की प्रणालियां हैं उनमें हस्तक्षेप करता है, तो उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। ऐसे जो संगठन हैं उनके कार्यालय या फिर जो परिसर हैं और जो संपत्ति जब्त की जा सकती है, और उनके जो बैंक खाते हैं उन्हें भी सील किया जा सकता है। कठोर सजा के रूप में जो है जो गैर कानूनी संगठन है उनका सदस्य होने या फिर जो धन जुटाने जैसी जो गतिविधियां हैं उनमें शामिल होने पर 2 से 7 साल की सज़ा या फिर 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है हो सकता है। कुछ मामलों में सज़ा जो है 10 साल तक हो सकती है और जुर्माना 10 लाख रुपए तक हो सकता है। जो संज्ञेय और गैर जमानती अपराध हैं, विधेयक के तहत जो सभी अपराध हैं वह संज्ञेय और जो गैर जमानती हैं, जिसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के जो है उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और जमानत आसानी से जो है उनको नहीं मिल सकती। जो संपत्ति है उसको जब्त और उससे जो है बेदखली, मुकदमा शुरू होने से पहले ही जो है उनकी संपत्ति जब्त करने और जो परिसर हैं उनसे बेदखल करने का प्रावधान है। सलाहकार बोर्ड जो है किसी संगठन को गैर कानूनी घोषित करने से पहले सरकार के जो फैसले हैं उसकी समीक्षा एक सलाहकार बोर्ड द्वारा दी जाएगी, जिसमें उच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश हैं या फिर इनके लिए जो योग्य व्यक्ति हैं वह इसके अंदर शामिल होंगे। और जो ये विधेयक है, अगर इसके उद्देश्यों के बारे में जाने तो जो यह विधेयक है यह छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा जैसे राज्य हैं उनके जो सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम है उनकी तर्ज पर जो है बनाया गया है। सरकार का दावा यह भी है कि जो मौजूदा कानून है जैसे कि यूएपीए यानी कि गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं निवारण अधिनियम और एमसीओसीए जो है यानी कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम जो है शहर में जो नक्सलवाद है उससे निपटने में जो है अपर्याप्त है। और जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने यह भी कहा है कि यह विधेयक जो है केवल उन लोगों को लक्षित करता है जो संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जो है काम करते हैं, न कि संवैधानिक दायरे में असंतोष जो है जताने वालों को। जो विवाद और इसकी आलोचना के बारे में देखें तो नागरिक स्वतंत्रता पर खतरा है। मानवाधिकार जो संगठन हैं और जो विपक्षी दल हैं जैसे कि महाविकास अघाड़ी का कहना है कि यह विधेयक जो है अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको दबाने का हथियार जो है बन सकता है। असहमति जताने वालों को शहरी नक्सल के रूप में गलत तरीके से निशाना बनाए जाने की आशंका है। अस्पष्ट परिभाषा है। जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं इनकी व्यापक परिभाषा के कारण जो है सामान्य जो आंदोलनकारी हैं या फिर जो पत्रकार हैं उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। अधिकारों का दुरुपयोग, पुलिस और जो कार्यपालिका है उसको असीमित शक्तियां देने के कारण दुरुपयोग की संभावना जताई जा रही है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी वो होगी हाउ द फेयर यूज क्लास इज बीइंग अप्लाइड टू जनरेटिव एआई। न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है। जो जनरेटिव एआई है उस पर उचित उपयोग नीति लागू करने के तरीके जो हैं विभिन्न संगठनों या फिर जो सरकार हैं और जो तकनीकी कंपनियां हैं उनके द्वारा अपनाए गए जो दिशा निर्देश हैं और जो कानून हैं उन पर निर्भर करते हैं। इसे लागू करने के लिए जो है बहुत से कदम उठाए गए हैं। जो रणनीतियाँ भी जो हैं वो अपनाई गई हैं। जो कानून है और जो नियामक ढांचा है उसके रूप में जो यूरोपीय संघ है ईयू ने जर्नल जो पर्पस एआई कोड है ऑफ प्रैक्टिस 2025 को लागू कर दिया है, जो कि पारदर्शिता और जो कॉपीराइट के नियम हैं उनको सुनिश्चित करता है।
यह एआई मॉडल जो है प्रदाताओं को उपयोगकर्ता अनुकूलन, जो दस्तावेजीकरण है और जो कॉपीराइट्स कानून है उनके अनुपालन के लिए जो है दिशा निर्देशों को प्रदान करता है। भारत में जो आर्टिफिशियल एजेंसी है उस पर वैश्विक साझेदारी और जो अन्य पहले हैं एआई के जिम्मेवार जो उपयोग हैं उसको बढ़ावा देती हैं। गुजरात सरकार ने 2025 से 2030 के लिए जो है एक एक्शन प्लान मंजूर किया है, जिसमें सुरक्षित और जो भरोसेमंद एआई है उसके लिए सुरक्षा की जो गाइडलाइंस हैं, ऑडिट हैं और जो रिस्क प्रोटोकॉल को भी शामिल किया है। अमेरिका के बारे में जानें तो 1996 के जो संचार शालीनता अधिनियम है उसकी धारा 230 के तहत इंटरनेट सेवा जो है उसके प्रदाता उपयोगकर्ता को सामग्री के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है, लेकिन वे अपनी जो नीतियां हैं उनके आधार पर जो सामग्री है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। कंपनियों द्वारा नीतियां जो गूगल है, गूगल की जनरेटिव एआई नीति में जो है खतरनाक या गैर कानूनी गतिविधियां जैसे कि बच्चों के यौन शोषण, हिंसा को बढ़ावा देना या फिर गलत अधिसूचना को फैलाना वाली जो सामग्री हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जो उपयोगकर्ता हैं उनको कानून के दायरे में और जो जिम्मेवारी से एआई का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो माइक्रोसॉफ्ट है उसमें माइक्रोसॉफ्ट की जो गोपनीयता के कथन है उसके तथ्य डेटा की जो सुरक्षा है और जो उपयोगकर्ताओं द्वारा उत्पन्न जो सामग्री है उसको नियंत्रित करने के लिए प्रक्रियाएं जो हैं वो लागू करता है, जिसमें जो तृतीय पक्ष के स्रोत हैं जैसे कि प्राप्त जो डाटा है उस पर अतिरिक्त प्रतिबंध जो है वो शामिल किया गया है। जो कंपनियां हैं उपयोगकर्ता सामग्री की निगरानी और जो गलत उपयोग की शिकायतें हैं उनके लिए तंत्र जो है प्रदान करती हैं, जैसे कि गूगल की जो शिकायत प्रक्रिया है पारदर्शिता और जवाबदेह जो है पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जो प्रदाता हैं उनको अपना जो एआई मॉडल है उसके उपयोग और जो डेटा का प्रशिक्षण है उसके बारे में स्पष्ट जो दस्तावेजीकरण है प्रदान करना होता है। उदाहरण के लिए ईयू का जो एआई अधिनियम पारदर्शिता की जो आवश्यकताएं हैं उनको लागू करता है। जो मैसाचुसेट्स हैं उसमें राजनीतिक जो विज्ञापन हैं उनमें एआई का जो उपयोग है उसको विनियमित करने वाला कानून जो है पारदर्शिता और जो जवाबदेही है उसको बढ़ाता है। शिक्षा और जागरूकता में देखें तो जो उपयोगकर्ता हैं और जो संगठन हैं उनको एआई के जिम्मेवार उपयोग के लिए जो है प्रशिक्षित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए गुजरात में जो है 2.5 लाख से अधिक जो है विद्यार्थी एमएसएमईएस और जो सरकारी अधिकारियों को एआई और जो मशीन लिंकिंग है उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। गैर लाभकारी जो संगठन हैं उनके लिए गूगल जैसे जो प्लेटफार्म हैं एआई का उपयोग करके जो मार्केटिंग की रणनीतियां हैं उनको बेहतर बनाने के लिए चेकलिस्ट और जो दिशा निर्देश हैं वह प्रदान करते हैं। सुरक्षा और जो जोखिम प्रबंधन है, जो सुरक्षित और जो नियमन अनुरूप डाटा सिस्टम है उसको विकसित किया जा रहा है। जैसे कि गुजरात में जो एआई डाटा है उसका रिपॉजिटरी और जो एआई की फैक्ट्रियां हैं, जो डीप फेक और गलत सूचना जैसे जोखिम हैं उनको कम करने के लिए जो कंपनियां और सरकारें हैं ऑडिट और रिस्क प्रोटोकॉल लागू कर रही हैं। जो कॉपीराइट्स हैं और जो बौद्धिक संपदा है उनके तौर पर देखें तो कॉपीराइट कानून का अनुपालन जो है सुनिश्चित करने के लिए नीतियां लागू की जा रही हैं, जैसे कि ईयू का जो कोड है ऑफ प्रैक्टिस में प्रशिक्षण डाटा के लिए व्यवहारिक समाधान, जो उपयोगकर्ता सामग्री हैं उसको पुनः प्रस्तुत करने के लिए उचित अनुमति और जो स्रोत हैं उनका उल्लेख भी अनिवार्य है। अगर चुनौतियों को देखें तो गलत सूचना और जो डीप फेक जनरेटिव एआई जो है उससे गलत सूचना और जो डीप फेक है उसका खतरा बढ़ रहा है, जिसके लिए सख्त नीतियां और कानून जो हैं तकनीकी समाधान चाहिए। नैतिक उपयोग, जो एआई है उसका उपयोग जो कर्मचारी उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन
इसे जो नौकरियों के विकल्प है उसके रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वैश्विक संबंध के तौर पर जो विभिन्न देश हैं उनमें अलग अलग नियमों के कारण वैश्विक स्तर पर एकरूपता जो है वो लाना एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ जो है जो द हिंदू की करंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।